राहुल गांधी जी ने की मोदी सरकार की वोट चुराने की निंजा टेक्निक एक्सपोज। आप लोग ये वीडियो देखिए। 11,000 लोग वोट करते हैं। राहुल गांधी ने 11,000 ऐसे डुप्लीकेट वोटरों की एक पूरी किताब बनाकर मीडिया के सामने रख दी। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 चार बार जूम इन कीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। वो दिखाइए गुरकीरत कौर डांग, सॉरी गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरा मैनर चार बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हजारों व्यक्ति हैं डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में चार बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, दो बार कर्नाटक में आता है और एक बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों हजारों लोग हैं। चलो फेक वोटर्स का हो गया, अब फेक एड्रेस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सपकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे टाइप कर दिया है YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। यहाँ एक कमरे के मकान में ठीक से दो नहीं रह पाते और यहाँ पे 40-40, 80-80, 90-90 रह रहे हैं। वाह। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे लोग हैं नहीं, कोई नहीं जानता है। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, एक नाम के लाखों होते हैं यार, बिना फोटो के पहचानोगे कैसे? इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देखिए। और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4132। ज्यादातर पढ़े लिखे समझदार लोग 17 की उम्र में ही सोच लेते हैं कि 18 का होते ही वोट डालेंगे, लेकिन तुम्हें पता है बहुत ही ज़्यादा समझदार लोग कब वोट करते हैं, कब वो अपना पहला वोट डालते हैं? ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, पर 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। इनकी एज भी है 98, 96, 95, 89, 89, 88, 72, 67, 57। यहाँ पे इस पूरे पैक में 18 से 23 तक हुई। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। ये है नया वोटर, यंग वोटर। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे वोट चोरी करना, एक भी वोट चोरी करना बहुत ही बड़ा अपराध है। लेकिन अगर चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिलके ही सब कुछ ही चोरी कर लें तो? और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने। और दिखाइए, जब कोई व्यक्ति फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 1. तुरंत गिरफ्तारी। अगर कोई व्यक्ति मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डालने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर तुरंत उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। 2.
भारतीय दंड संहिता आईपीसी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए के तहत मुकदमा। फर्जी वोट डालने को भारतीय दंड संहिता आईपीसी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत अपराध माना जाता है। आईपीसी की धारा 171D, इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य जीवित या मृत व्यक्ति के नाम से वोट डालता है तो उसे 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। आरपीए की धारा 31, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वोटर लिस्ट में अपना नाम 2 बार दर्ज कराता है या किसी फर्जी नाम से वोट डालने का प्रयास करता है तो उसे भी जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। 3, भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक। फर्जी वोटिंग में दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को भविष्य में किसी भी चुनाव में उम्मीदवार बनने से अयोग्य, डिस्क्वालीफाइड ठहराया जा सकता है। संक्षेप में, फर्जी वोटर को पकड़े जाने पर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। यह कार्रवाई इसलिए जरूरी है ताकि चुनाव की पवित्रता बनी रहे और कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से चुनाव को प्रभावित न कर सके। लेकिन हमारे देश में तो इलेक्शन कमीशन, सरकार, पुलिस वाले और जितने अधिकारी हैं वो सब के सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। उन लोगों की वजह से ही तो लाखों लोगों ने फेक वोट डाल के इस सरकार को जिताया है। अगर वो लोग अपना काम ठीक से करते तो क्या हमारा देश आज बर्बाद हो पाता? क्या बचा है हमारे देश में? किस जगह पे हमारे देश में आम इंसान को सही फैसिलिटी मिल रही है? रोड ले लो, सरकारी अस्पताल ले लो, ट्रेन ले लो, रेलवे, कहीं भी चले जाओ। धर्म, जात, सिटी, स्टेट में बांटने के बाद अब हमारे देश में लैंग्वेज पे भी बांटने लगे हैं। कन्नड़ा ले लो, मराठी ले लो या कोई सी भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो खैर हमेशा का है, चाहे कोई सी भी सरकार हो। ज़्यादातर सरकार के अंदर जितने भी ये विधायक, नेता पेता होते हैं, ये ज़्यादातर सब गुंडे होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, बदतमीज़ लोग होते हैं। लेकिन इनकी सरकार में तो इतने खतरनाक है कि उनका सारा सच बाहर आ गया, फिर भी वो कितने मजे ले रहे हैं। राम रहीम का बर्थडे सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गुरमीत राम रहीम को 2017 में 2 औरतों के साथ तस्करी के चार्ज में 20 साल की सजा मिली थी और जब जेल जाने की बारी आई, दंगे करवा दिए थे और 38 लोग मारे गए थे। फिर 2019 में एक जर्नलिस्ट के मर्डर के केस में भी उसे दोषी पाया गया। अब ऐसे खतरनाक क्रिमिनल को भी सरकार जेल में नहीं रखना चाहती है और पिछले 8 सालों में 14 बार छोड़ चुकी है और कुल मिला के वो 1 साल से बाहर ही है और जेल से उसे ये छुट्टी बहुत सोच समझ के दी जाती है, जिसका मैंने एक टेबल बनाया है। 2020 और 21 में सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ा गया था, लेकिन 2022 से इसे इलेक्शन में यूज करना स्टार्ट कर दिया गया। 2022 फरवरी में 21 दिन के लिए छोड़ा गया, पंजाब इलेक्शन के ठीक पहले। फिर कुछ ही महीनों बाद जून में फिर से 30 दिन के लिए, क्योंकि हरियाणा में म्युनिसिपल इलेक्शन थे। फिर से कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर में 40 दिन के लिए, क्योंकि आदमपुर सीट पर बाई इलेक्शन थे। और फिर वापस जनवरी 2023 में 40 दिन, जब हरियाणा पंचायत चुनाव थे। फिर जुलाई में 30 दिन के लिए, जब पंचायत बाईपोल्स थे। नवंबर में 21 दिन राजस्थान चुनाव के लिए। फिर सबसे लंबी छुट्टी मिली लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले, जब जनवरी 2024 में 50 दिन के लिए छोड़ दिया गया था। वैसे ही हरियाणा इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन सब में छोड़ा गया और अभी तो हद करते हुए बर्थडे मनाने के लिए छोड़ दिया गया है, वो भी 40 दिन के लिए। और ये छुट्टी देता कौन है पता है? हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट के हिसाब से ये छुट्टी स्टेट गवर्नमेंट देती है। कानून को मजाक बना दिया। इसका मतलब तो फिर रेवेन्ना के साथ भी यही होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसे इंसान को जिसने 3000 से ज़्यादा लोगों के साथ रेप किया हो, जिसमें बच्चे से लेके एक बूढ़ी अम्मा तक शामिल हो, उसको तो फांसी दे देनी चाहिए, बल्कि फांसी से भी क्रूर सज़ा देनी चाहिए। लेकिन उसको क्या मिली है पता है? उम्र कैद, ताकि वो भी बेल पे छूट के मजे ले सके। एक मामूली सी 3500 वीडियो और एक ऐसा चेहरा जिसे कर्नाटक का भविष्य कहा जाता था, आज वही चेहरा उम्र कैद की सलाखों के पीछे है। 15 महीने, 113 गवाह, एक वीडियो और एक साड़ी। ये कोई कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसने न सिर्फ कर्नाटक की राजनीति हिला दी, बल्कि पूरे सिस्टम की चुप्पी को बेनकाब कर दिया। सोचिए, कभी जो शख्स एक ताकतवर राजनीतिक विरासत का वारिस कहा जा रहा था, जिसकी नसों में सत्ता का खून दौड़ता था, वही शख्स प्रज्वल रेवन्ना अब दोषी करार दिया गया है। बलात्कार का दोषी, एक मेड जो उसके घर में सफाई का काम करती थी, जिसने अब क्या पूरी जानकारी मेरे से ही लोगे? कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग अगर किसी का रेप करें, मर्डर करें या कुछ भी करें, करप्शन करें, तो वो आराम से बच सकते हैं। जनता भी उनका कुछ नहीं उखाड़ सकती। पहले ये था कि अगर भाई कोई भी नेता पूता कुछ भी कितना ही बड़ा ताकतवर हो, पिछवाड़े में बंदूक लगा के चलता हो, अगर वो कुछ गलत कर देता था तो जनता उसकी फाड़ देती थी। लेकिन आज की तारीख में तो जनता इतनी डरपोक और कमज़ोर है कि वो कुछ कर ही नहीं रही है। बताओ यार, राहुल गांधी जी ने सारा सच बाहर ला दिया। अभी तक तुम लोगों को इन नेताओं के घर घेर लेने चाहिए थे और तुम लोग घर में बैठ के या फिर अपने ऑफिस जाके नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। भारत लोकतंत्र का गढ़, जहां हर वोट की कीमत है और हर आवाज़ मायने रखती है। लेकिन क्या हो, यही वोट और यही आवाज़ अगर आपसे छीन ली जाए? आज हम एक ऐसी सच्चाई जानने जा रहे हैं जो सवाल उठाती है, क्या सत्ता की सीढ़ियाँ सीधे रास्तों से चढ़ी जाती हैं? हम सोचते थे हमारा वोट हमारी जगह का भविष्य बदलेगा, लेकिन हो क्या रहा है? ये वीडियो देखिए।
रमेश कुमार, आपका वोट तो पहले ही दर्ज हो चुका है। अगला। क्या? मैंने तो वोट डाला ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों ये सिर्फ रमेश की नहीं बल्कि लाखों लोगों की सच्चाई है जिनको पता चला वोट देने के टाइम पे कि उनका वोट चोरी हो चुका है। दोस्तों हमारे देश में एक ऐसा खेल खेला गया है जिसकी वजह से भारत का लोकतंत्र कब का खत्म हो चुका है, और इसमें चीट कोड का काम किया है फर्जी नाम, गलत पते या फिर डुप्लीकेट वोटर्स ने, और इन्हें भी हटा दो तो विरोधियों के वोट काट लो। इस सरकार ने जीतने के लिए इतनी चीटिंग करी है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। आप एक बार ये देखिए। हमारी सरकार ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। आपने हमें चुना, आपकी ताकत से हम यहाँ आए। लेकिन मेरे मोहल्ले में तो कई लोगों का वोटर कार्ड ही गायब था और मेरे पड़ोस में एक ही पते पर सैकड़ों वोटर थे। ये सब क्या है? शहर और गांव अनेक लेकिन सच्चाई सिर्फ एक। फर्जी वोटर लिस्ट, गलत फोटो और मतदाता सूची में हेरफेर। दोस्तों ये सालों से चल रही वो गंदी काली सोची समझी साजिश है जिसको चंद लोग मिलके अंजाम दे रहे हैं, और ये सच अब सब लोगों के सामने आ चुका है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वो ये सारे सबूत सबके सामने लाए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों ये सरकार धांधली की सरकार है। ये जीती है लाखों फर्जी वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स और इनकी काली करतूतों की वजह से। दुख की बात यह है कि जब सारी सच्चाई सार्वजनिक तौर पर आ भी चुकी है सबके सामने, उसके बावजूद भी लोग इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। या तो लोग सरकार से डरते हैं या फिर वो अपने निजी जीवन में इतना व्यस्त हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। दोस्तों इस सरकार ने हमारे भारत की जनता के लिए कुछ नहीं किया है सिवाय जातिवाद और धर्मवाद की नफरत फैलाने के। निजीकरण की वजह से जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, जितनी भी सरकारी सुविधाएं आम इंसान को मिल रही थी हमारे देश में, वो सब इतनी बद से बदतर हो गई हैं कि अब वहाँ पे जाना या सरकारी किसी भी कर्मचारी से कुछ अपना काम करवाना एक बहुत बड़ी दुविधा है। चाहे आप रेलवे ले लो या फिर सरकारी अस्पताल, हर जगह धांधली हो रही है, लापरवाही हो रही है, लोगों की जान जा रही है। और इन सबको भी छोड़ के अगर इनके वादों पे आ जाते हैं तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया कर दिया है। रोड ऐसी हैं कि हमारे देश में एक साल में 15 लाख लोग तक एवरेज मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। दोस्तों हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि हम लोग ठीक से बांध या फिर नदियाँ या समुद्र को मैनेज भी नहीं कर पाते। हमारे ही गलत इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बाढ़ आती है और लाखों लोगों की जान जाती है हर साल। हमारे देश में अगर आम इंसान सच्चाई और अच्छाई के लिए आवाज़ उठाता है या अपने हक के लिए लड़ता है तो उसे दबाया जाता है, और अब इन लोगों ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि जो भी विरोधी होगा वो कभी लड़ ही नहीं पाएगा। जो हमारे देश का एक तरीके से आप कह सकते हो चौथा स्तंभ था, यानी कि हमारे देश की मीडिया, वो तक अब बिक चुकी है या फिर उसे भी डर है अपनी जान का। दोस्तों अगर आज आप लोग शांत रहे, आज अगर आप में से किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई और आपने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तो फिर लोकतंत्र हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपको एक गुलाम की तरह जीवन जीना पड़ेगा। जो सरकार कहेगी वो करना पड़ेगा, जो सरकार के खिलाफ जाएगा वो सीधा मारा जाएगा। आज सारे सबूत सार्वजनिक तौर पे हर एक इंसान के सामने हैं। आप चाहो तो ईजिली सारे सबूतों को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। और अगर अब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली, अगर अब भी आप धर्म जात की लड़ाई में डूबे हुए हैं, तो फिर विनाश नज़दीक है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना। दो एग्जाम्पल मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो खुद मोदी जी का, जो अजय राय के खिलाफ कंटेस्ट किए थे बनारस से। ये जयपुर रूरल का डेटा है, जहाँ पे राव राजेंद्र सिंह वर्सेस अनिल चोपड़ा हो रहा था। बीजेपी ये सीट 1618 वोटों से जीती थी। क्यों? क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने 2738 पोस्टल बैलेट्स के वोट्स को रिजेक्ट कर दिया था, मतलब 3000 वोट कैंसिल कर दिया। तो बीजेपी का कैंडिडेट 1618 वोट से जीत गया। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कोई सा फ्रॉड भैया? अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। और हमारे
गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, फैजान में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लालचियों की कमी नहीं है। पुराने समय पे नेता होते थे वो जो अपना सब कुछ लुटा के जनता की भलाई के लिए जीवन जीते थे, और आज की तारीख में नेता वो हैं जो जनता का सब कुछ लूट के अपनी भलाई के लिए जीवन जी रहे हैं, और जो भी सच्चाई और अच्छाई के लिए आवाज़ उठाता है उनको गायब कर रहे हैं। हमारे देश के एक बहुत ही बड़े नेता हैं, मैं उनको दिखा देता हूँ अभी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे साफ सीधे जनता से ये बोला था कि जो हमारे 40 जवान मरे थे वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की वजह से मरे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता बनाए रखनी थी, और इसी वजह से उन्होंने प्लेन नहीं दिया ताकि वो सिंपैथी गेन कर सकें। वैसे ही बहुत से अलग अलग तरीके के बड़े बड़े लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो आगे अटैक हुए हैं, यानी कि ये सब जो भी रिसेंट में हुआ है, ये भी इनकी वजह से ही हुआ है। लेकिन क्योंकि मीडिया और लोग अब बहुत ज़्यादा डरते हैं सरकार से, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना ही कोई कुछ सच दिखा रहा है। हॉस्पिटल के बेड से पड़ा हुआ बोल रहा है, मोदी जी मुझे झूठे केस में न फंसाएं। मोदी जी मुझे झूठे आरोप में ना फंसाएं। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूँ। मैंने खुद शिकायत कर दी है उनसे, और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूँ। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं, और 4-6 जोड़ी कपड़े और पैन और 2 घड़ियां होंगी। खुद को बुरा लग रहा है सुन के? क्योंकि है मेरे पास दिल्ली में 1 का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी मोदी जी से कि फला जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है, उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है, और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। पीछे का दिमाग किसका है, इस राज तक पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है। ये है बात की आवाज, वोट नहीं ये हमारी बुनियाद, पर सिस्टम में छेद अब खुल गया है राज। अंधेरे के खिलाफ ये है एक नई शुरुआत। गली गली शहर शहर फैली एक बात, चुनावी धांधली की उठी है सौगात। कोई कहे ईवीएम, कोई पर्चियों का खेल, लोकतंत्र की आत्मा से हो रहा है मेल। बूटे की स्याही जो मिट नहीं सकती, पर फर्जी वोटिंग की चाल ये क्यों नहीं रुकती। एक बटन का सपना जो पल में ही टूटा, लगता है हर ज़मीर बिक गया है और लूटा। चोरी ये है लोकतंत्र की बीमारी, जनता का हक छीना है धोखे से हर बारी। उठो जागो, आवाज को गुंजाओ, सच्चाई का झंडा अब तुम ही लहराओ। नेता की वादे वो हवाई बातें, पर पीछे छुप कर करते हैं अंधेरी रातें। बूथ कैप्चरिंग का भूत आज भी है जिंदा, जो आवाज उठाए उसे करते हैं शर्मिंदा। ना वो किसी का बाप, ना वो किसी की माँ, एक ही पता पर कैसे 100 लोगों का नाम। हर नागरिक का सवाल अब दिल में है बवाल, ये सिर्फ चुनावी धांधली नहीं बड़ा जाल। चोरी ये है लोकतंत्र की बीमारी, जनता का हक छीना है धोखे से हर बारी। उठो जागो, आवाज को गुंजाओ, सच्चाई का झंडा अब तुम ही लहराओ। ये देश है भगत सिंह, ये देश है गांधी का, हर वोट में छुपी है ताकत आजादी का। हम नहीं झुकेंगे, न हारेंगे कभी, जब तक ये इनकलाब पूरा न होगा सभी। कोर्ट से लेकर सड़कों तक हर जगह होगी लड़ाई, जब तक न मिले हमें अपनी सच्चाई। हर वोटर एक जासूस, हर नागरिक एक फकीर, जो अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है अमीर। तुमने सोचा था कि सबको चुप करा दोगे, पर याद रखो ये जनता है जो तुम्हें रुला दोगे। सिस्टम को बदलेंगे ये है हमारा वादा, चोरी के खिलाफ अब है असली इरादा। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, यह है सम्मान की बात। हम वापस आएंगे
देंगे हर एक की सौगात। ये भारत है, यहाँ का संविधान है महान, हर आवाज में अब है नया स्वाभिमान। चोरी के खिलाफ अब आवाज को बुझाओ, सच्चाई का झंडा अब करेंगे टेक। नेता के वादे वो हला हवाई बातें, प्रजातंत्र के लिए नया सुकून। ये भारत है, यहाँ का संविधान है महान, हर आवाज में अब है नया स्वाभिमान। चोरी के खिलाफ अब हम सब है एक, जब तक न हो फैसला हम करेंगे टेक। ये है आवाज, ये है जुनून, लोकतंत्र के लिए ये है नया सुकून। लोकतंत्र के लिए ये है नया सुकून। ये है बात की आवाज, वोट नहीं ये हमारी बुनियाद। जी अब 11 लिखिए आप, स्पेलिंग पढ़ते जाइएगा सर, एक बार दोहरा दीजिएगा स्पेलिंग। AVENE 11 ठीक है सर। 19 बताइए सर। ये 19 है सर, एक बार स्पेलिंग बताइएगा इसका। NINTHTHIN। जो पल में ही टूटा, लगता है हर जमीर बिक गया है और लूटा। बीजेपी करती है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एक बेईमानी, वोटें बढ़ाती है अपनी, दूसरी जो वोट उसके अगेंस्ट है उन वोटों को कटवाती है, और तीसरी जिस समय रिजल्ट अनाउंस करती है तो प्रशासन के माध्यम से डीएम और एसपी के माध्यम से विपक्ष के जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ और बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर देते हैं, और उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए, होता कुछ नहीं। कोर्ट में चले जाओ, 5 साल से ज्यादा पिटीशन पड़ी रहती है, डिसाइड नहीं होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो वो दिखती भी नहीं, कौन है किसका चेहरा है नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग as the Election Commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands. एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कम 6 वोट हम अकेले जाए। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले जाए। देखा आपने लापरवाही। इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। परसों तक उनकी वेबसाइट पर बिहार का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डला हुआ था, लेकिन कल अचानक से उन्होंने उस वोटर लिस्ट को वेबसाइट से हटाया और उसी का ही एक स्कैन्ड वर्जन अपलोड कर दिया। इन दोनों में फर्क देखो, पहली वाली एक पीडीएफ थी जिसे आप कंप्यूटर में किसी भी पीडीएफ व्यूअर में खोल के किसी भी वोटर का नाम, वोटर का नंबर आसानी से सर्च कर सकते थे, लेकिन दूसरा एक स्कैन्ड कॉपी है, एक फोटो है जिसे कोई भी कंप्यूटर आसानी से रीड नहीं कर सकता है। इसमें अगर किसी का आपको नाम ढूंढना है तो मैनुअली हजारों पेजेस को आपको छानना पड़ेगा। मतलब सोचकर देखो कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। और हद तो यह है कि आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, वोटर लिस्ट से जो इन्होंने नाम हटाए हैं उन हटाए हुए नामों की लिस्ट ही जारी करने को ये राजी नहीं है, और ना ही ये बताने को राजी है कि इनके नाम क्यों हटाए गए। बिहार में अगर आप जानते नहीं दोस्तों, इलेक्शन आने वाली है जल्दी, और इलेक्शन कमीशन ने अपना एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम शुरू किया जिसमें ये एलिजिडली फर्जी वोटर्स को हटा रहे हैं। लेकिन किन्हें हटा रहे हैं, उसकी लिस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हमें, क्यों हटाया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्यों नहीं बता रहे हमें। और 2 महीने पहले की ये खबर देखो, इलेक्शन कमीशन कहता है कि सारे सीसीटीवी फुटेजेस को 45 डेज के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जो भी इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। किसी ने आरटीआई फाइल करी पूछ कर क्यों किया जा रहा है, भाई क्यों सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन जवाब देता है कि हम रीजन नहीं बता सकते। मतलब क्या मजाक बनाकर रख दिया देश का। कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज होती है कि नहीं होती। हर दिन नए फ्रॉड्स की खबर
सुनने को मिल रही है। ये देखिए, बिहार में ऑलमोस्ट 3 लाख वोटर्स ऐसे मिले जिनका हाउस नंबर 0 था। आज का दैनिक भास्कर के अखबार का फ्रंट पेज देखिए, मुजफ्फरपुर में एक ही एड्रेस पर 269 वोटर्स रह रहे हैं। देश की जनता की अब सारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है। मैं उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर करे कि सारी वोटर लिस्ट डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की जाए। जिन जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो एक्सक्लूजन लिस्ट भी पब्लिश की जाए डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट में। इतनी बेसिक ट्रांसपेरेंसी शो करने में दुनिया के किसी भी इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई बहुत बड़ा घोटाला छुपाया जा रहा है। कॉर्पोरेट लोगों के लिए आम आदमी से लूट है, तो यहाँ पे पॉलिसीज नहीं बन रहा है, ऊपर से ये लूट चल रहा है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम